So hi everyone, welcome to Learn Easy with अंजलि। और जैसा कि आपको चैनल का नाम देखकर समझ में तो आ गया होगा कि इस चैनल में हम क्या करने वाले हैं, हर चीज़ को, हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को बहुत इजी वे में लर्न करने की कोशिश करेंगे। कि जो इतनी बुकिश लैंग्वेज होती है, इतनी किताबी भाषाएं लिखी रहती है कि हमको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बस ये चैनल आपको हर चीज़ इजी प्रोवाइड करवाएगा। ओके, और नाम मेरा है अंजलि शर्मा। ओके, सो आपने अगर देखा होगा कि 7th और 8th क्लास का सिलेबस चेंज हुआ है इस साल, और हमने देखा कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि सोशल के लिए प्लीज़ कोई लेक्चर्स ला दीजिए। तो बस यहाँ पर आपको क्लास 8th के लिए सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे सोशल साइंस के लिए। ओके, और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 से, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज से, सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th के लिए। तो चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर 1 से। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप बिल्कुल बिंदास बेझिझक होके कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मैं लास्ट में आपको स्लाइड में अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां पर भी आकर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और हम अपनी पहली स्लाइड को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक इमेज है आपके सामने। ठीक है, ये जो इमेज है, आपको यहाँ पर एक रेलगाड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये जो रेलगाड़ी है, ये आपको कैसे दिख रही है, क्या हो रहा है, ये इमेज कहाँ की है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये इमेज आपकी बुक में ही सबसे पहले दी गई है, और ये इमेज है दूध सागर वाटरफॉल की, यानी कि ये इमेज आपको सीधे मिलेगी गोवा में। तो ये पहला फैक्ट जो हमने देखा कि दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है, गोवा यानी इंडिया में है, और कितना खूबसूरत है। और इस खूबसूरत इमेज को लेकर अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 की शुरुआत में पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि मैम, यहां पर चैप्टर 1 का नाम दिया गया है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, बट नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? तो इनकी बहुत सरल डेफिनेशन होती है। सरल डेफिनेशन ये होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो हमको डायरेक्टली नेचर से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? नेचर से प्राप्त होती हैं, राइट। तो नेचर से हमको जो भी चीज प्राप्त होगी, यानी कि थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, नेचर से मुझे जो भी प्राप्त होगा वो क्या है? वो है अपना नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, मैं हाईलाइट करना चाहती हूं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम यूजर, जो हमारी हेल्प करती हैं जीने में, यानी रहने में, ग्रो करने में, बढ़ने में और सरवाइव करने में। तो अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो आप क्या कहोगे? वो हर चीज जो मुझे नेचर से मिलती है, वो हर चीज जो मुझे प्रकृति से मिलती है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो मिनरल्स हो। मिनरल्स को हम हिंदी में खनिज कहते हैं। ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, बहुत सरल भाषा में हमने ये समझा। ओके, अब सवाल अगला ये आता है कि मैम, ये जरूरी क्यों होते हैं? ये इतने जरूरी क्यों होते हैं? क्योंकि जो हम हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम ऑलमोस्ट हर चीज के लिए इन पर ही डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? आप इस टेबल को बहुत अच्छे से देखो। मुझे अगर सांस लेनी है तो मुझे किस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी? हवा की, जैसे कि ऑक्सीजन। ओके, अगर मुझे कुछ पीना है तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पानी की, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए। मुझे अगर फूड ग्रो करना है तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मिट्टी की, जैसे कि क्रॉप्स कहां पर उग रही हैं? मिट्टी पर उग रही हैं। मुझे लाइट की जरूरत है, थोड़ी गर्माहट की जरूरत है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? सन की, सूरज की, जैसे कि सोलार एनर्जी। मुझे अगर घर बनाना है, मुझे अगर फर्नीचर चाहिए, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? जंगलों की, क्योंकि वहां से मुझे लकड़ियां मिलेंगी, साल की लकड़ियां, सागौन की लकड़ियां। मुझे अगर मशीन्स और रोड्स की जरूरत है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मिनरल्स की, जैसे कि आयरन, कोल, ऑयल। ये सारी चीजें मेरी जितनी भी जरूरतें होती हैं, हमारी जितनी जरूरतें होती हैं, उनको पूरा कर देती हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेस नहीं होंगे तो कोई जीवन नहीं रहेगा, कोई डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इतना समझ में आया? ठीक है, इजी था। चलिए और थोड़ा इजी करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
अब आता है सवाल कि नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको ना हम बहुत इजी वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो नेचर होता है हमको दो तरीके का गिफ्ट देता है। कितने तरीके का गिफ्ट देता है? दो तरीके का गिफ्ट देता है। पहला होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोला मैंने? रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रीन्यू का मतलब क्या होता है? आपको न्यू तो पता है ना, न्यू का मतलब क्या होता है? कुछ नया करना। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप समय के साथ रीयूज करते जाओ, बार बार उनको यूज करते जाओ, या फिर वो अपने आप प्रकृति में नेचुरली रिप्लेस हो जाए। नेचर उनको वापस से अगर बना पा रहा है तो वो क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। एग्जाम्पल, क्या सनलाइट कभी खत्म होगी? नहीं, वो तो हमको हर दिन मिलती है। क्या हवा कभी खत्म होगी? नहीं, हवा खत्म नहीं हो सकती, पल्यूट हो जाती है लेकिन खत्म नहीं होती है। क्या वाटर कभी खत्म होगा? नहीं, वो भी अवेलेबल है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं तो वो खत्म होने के चांसेस है। पर क्या वो कभी रिप्लेस नहीं हो पाएगा? नहीं, वो रिप्लेस हो सकता है, रीन्यू हो सकता है, प्रकृति उसको वापस से ला सकती है। क्या जंगल हमेशा खत्म हो जाएंगे? नहीं, जंगल भी रीन्यू हो जाते हैं, बट वही बात है कि हम लोग बहुत मिसयूज कर रहे हैं तो चीजें जल्दी खत्म तो हो रही हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्या मिट्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, मिट्टी भी खत्म नहीं होगी। हम इनको बार बार रीयूज कर सकते हैं, इनको नेचर बार बार रिप्लेस कर देता है। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि कोई भी आपसे बोलेगा रीन्यूएबल क्या होता है, तो रीन्यूएबल का मतलब कोई ऐसी चीज जो वापस से आ जाती है, एक ऐसी चीज विच रिटर्न्स अगेन। डन? समझ में आया? चलिए, अब आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी हमने क्या देखा था? रीन्यूएबल रिसोर्सेज देखे थे, ठीक है। अब आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल क्या बोल रहा है कि आप इसको बार बार रीन्यू करते जा रहे हो, बट नॉन रीन्यूएबल क्या होता है? जो क्वांटिटी में लिमिटेड होते हैं, आप उनको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो उनको मिलियन साल लगते हैं वापस से बनने में। एग्जाम्पल, कोल बहुत टाइम लेगा बनने में, पेट्रोलियम बहुत टाइम लेगा बनने में, नेचुरल गैस बहुत टाइम लेगी बनने में, मिनरल्स बहुत टाइम लेगी बनने में। तो आपको एक चीज याद रखनी है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि नॉट कमिंग बैक सून, जल्दी तो नहीं आने वाले हैं। अगर तुमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो फिर तो टाटा बाय बाय अपना हो ही जाएगा उससे। ओके, चलिए, अब अगला सवाल ये आता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, आप हुए, मैं हुई, हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते कैसे हैं? जैसे कि पहले पानी की बात करी जाए, वाटर की बात करी जाए, तो वाटर को तो हम पीते हैं, इरिगेशन में इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट की बात करी जाए, जंगलों की, तो पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होता है, दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन में इस्तेमाल होता है। लैंड की बात करी जाए, सॉइल की बात करी जाए, तो फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं। आप घर बनाते हो बड़े बड़े, आप रोड्स बनाते हो लैंड पे। अगर मिनरल्स की बात करी जाए, खनिज की बात करी जाए, तो आप व्हीकल्स बनाते हो, टूल्स बनाते हो, ज्वेलरी बनाते हो मिनरल्स का इस्तेमाल करके। फिर आता है फॉसिल फ्यूल्स, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं, बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी नहीं सोचते कि कहाँ से आ रहा है। बस हमको ये पता है हमारी नीड है, पूरी होनी चाहिए, कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, अब सवाल ये कि प्रॉब्लम क्या है मैम? प्रॉब्लम क्या है? अच्छा है ना, चीजें मिल रही है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मान लो मैं आपको लाके दूं कुछ चॉकलेट्स, ठीक है, मैं आपको चॉकलेट्स लाके दूं और मैं आपसे ये बोलूं कि इसको आप यूज कर लो। ओके, अब एक दिन में एक खा ली वो तो अच्छी बात है, हमें लग रहा है कि हम पूरा खा लेते हैं, पता नहीं कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैम कल देंगे कि नहीं देंगी, और हमने पूरा खा लिया। पूरा मतलब उसमें आपने अपना ही नुकसान किया है। मैंने तो तुमको चीजें लाकर दे दी, पर तुमने इतना खा लिया कि दांत में सड़न आ जाएगी, दांत खराब होने के चांसेस हैं, मोटापा बढ़ेगा, शुगर इतना अंदर जाएगा, कितना डैमेज करेगा आपकी बॉडी को। तो ऐसे ही हम नेचुरल रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रकृति ने हमको दे दिया, नेचर ने हमको दे दिए रिसोर्सेज, अर्थ ने हमको रिसोर्सेज दे दिए, बट हम उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरत नहीं है फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि नेचर जितना दे नहीं पा रहा है, जितना आप नेचर को वापस भी नहीं कर पाओगे, उतना तो आप उससे खींचे जा रहे हो। भाई तू ला, तू दे, बस दे, हम लोग मिसयूज करते हैं।
डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, आपने देखा होगा दिल्ली का तो कितना बुरा हाल है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, माइनिंग, जगह खुदाई चल रही है, ये हमारे पूरे इकोसिस्टम्स को डैमेज कर रहा है। पानी की बात करी जाए, मिट्टी की बात करी जाए, हवा की बात करी जाए, सब कुछ डर्टी हो गया है, सब कुछ खत्म हो रहा है। और इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी गर्मी हो रही है, कभी भी ठंडी हो रही है, सूखा पड़ रहा है हमारे आसपास और वाइल्ड लाइफ एकदम खत्म होता जा रहा है। ओके, चलिए अब सोल्यूशन भी तो कुछ ना कुछ होगा। देखो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होता है और इसका सोल्यूशन है सस्टेनेबल यूज। क्या बोला मैंने? सस्टेनेबल यूज। हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है सस्टेनेबल यूज। सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है कि कुछ भी चीज इस तरीके से इस्तेमाल करना जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, अभी हमारे बाद जो लोग आएंगे, उनकी जो नीड है उसको भी पूरा कर सको। यानी कि मैं रिसोर्सेस का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करूंगी कि मेरी नीड तो पूरी हो ही रही है, आपकी नीड तो पूरी हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीजें बची रहनी चाहिए। पर मैम हम ये करेंगे कैसे? हम करेंगे वेस्ट को रिड्यूस करके। ज्यादा कचरा नहीं करना है, उसको रिड्यूस करेंगे, मटेरियल को बार बार रीयूज करेंगे। ओके, चीजों को रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा होंगे हम पेड़ों को प्लांट करेंगे और उससे क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, पानी को बचाएंगे, एनर्जी को बचाएंगे, प्लास्टिक को अवॉइड करेंगे। आपने अगर सीख लिया तो आप अपने मम्मी पापा को भी बोल सकते हो कि मम्मी पापा ऐसा नहीं है, हमको प्लास्टिक अवॉइड करना है, हम जूट के बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कपड़े के बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, नेचर जो आपको चीजें दे रहा है उसको यूज करो, बट अब्यूज मत करो, उसके साथ गलत व्यवहार मत करो, गलत मत करो। ठीक है, चलिए अब आपको आपकी एनसीईआरटी में एक पहले पेज पे दिख रहा होगा इस चैप्टर के लिए द बिग क्वेश्चंस। ठीक है, बड़े बड़े सवाल जो आपके लिए आ रहे हैं। पहला है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। क्या नेचुरल रिसोर्सेज सिंपल एक ही चीज होती है या फिर उसकी कुछ कैटेगरी होती हैं? तो इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है, कैटेगराइज करने का मतलब आप लोग को पता है ना क्या होता है? कैटेगराइज करने का मतलब होता है डिवाइड करना या फिर चीजों को ग्रुप करना। किसके बेसिस पे? उनके नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। जैसे कि मेरी क्लास है तो मैंने उस क्लास को कैसे डिवाइड कर दिया कि ये बड़े शैतान बच्चे हैं, इनको अलग कर दो, और ये थोड़े पढ़ाकू हैं, इनको अलग कर दो। अलग करने का मतलब मैंने ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को भी डिवाइड कर दिया। ओके, अब देखो, आप नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे कि आप घर में कपड़े एक जगह रखते हो, आप बुक्स को एक जगह रखते हो, आप खिलौनों को एक जगह रखते हो, तो आप कैटेगराइज कर सकते हो कि हाँ, मेरे कपड़े मुझे अलमारी में मिल जाएंगे, बुक्स मेरी बुक शेल्फ में मिल जाएंगे और टॉयज मेरे वहीं कहीं कबर्ड में रखे होंगे, वहां मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो नेचर का गिफ्ट है, हमने उसको कैटेगराइज किया ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन मतलब कहां से जन्मा है, कहां से पैदा हुआ है। रीन्यूएबिलिटी, अभी समझाया था मैंने कि जिस चीज को हम रीन्यू कर पाए वो क्या हो गया? रीन्यूएबिलिटी। तो उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया। और फिर है अवेलेबिलिटी, कि कितना वो अवेलेबल है या फिर कैसे वो अवेलेबल है, हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है? नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज किया है वो देखना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? कहां से वो आ रहे हैं। सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो जिंदा चीजों से आती हैं, लिविंग थिंग्स से आती हैं। क्या बोला मैंने? लिविंग थिंग्स से आती हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। पर प्लांट्स और एनिमल्स आपको क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे? फॉरेस्ट हो गया, फिश हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया। ठीक है, और जो कोल होते हैं वो बहुत पुराने पुराने जो प्लांट्स थे जो जमीनों में धंस गए, उससे आपका कोल बन के निकलता है। ठीक है, और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज, अगर बायोटिक में बोल रही हूँ लिविंग चीजों से आता है, तो अबायोटिक कहां से आता है? नॉन लिविंग चीजों से आता है, जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, मिनरल्स और सनलाइट। ओके, सो बायो का मतलब होता है लाइफ। अगर मैंने आगे ए लगा दिया तो नॉट हो गया। सो बायोटिक इज इक्वल टू लिविंग एंड अबायोटिक इज इक्वल टू नॉन लिविंग, ऐसे याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आता है रीन्यूएबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करना, कैटेगराइज करना।
यानी कि पहला सवाल दिमाग में क्या आएगा कि क्या मैं इनको रीयूज कर सकता हूं, क्या मैं इनको रीयूज कर सकती हूं। तो अगर मैं आपसे बोल रही हूं रीन्यूएबल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, इनको आप नेचुरली रिप्लेस कर सकते हो या फिर रीयूज कर सकते हो। अभी हमने देखा था सनलाइट हो गया, विंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया। और फिर आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये लिमिटेड रहते हैं। एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो अब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाएंगे उनको वापस बनने में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, रीन्यूएबल लौट के आ जाता है लेकिन नॉन रीन्यूएबल जल जाता है। जल गया मतलब अब तो कभी नहीं आने वाला। ओके, इसके बाद है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो कहां पर मिल रहे हैं, समझने की कोशिश करना। देखो थोड़ा टिपिकल टर्म है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझना। एक होता है यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ठीक है, ये आपको दुनिया में कहूं तो अर्थ में हर कहीं मिल सकता है। जैसे हवा तो हर जगह मिलेगी, ठीक है, और सनलाइट भी मिल जाती है। हालांकि जो बहुत ठंडी जगह होती है वहां पे थोड़ा हमें ऐसे ढूंढना पड़ता है, बट मिल जाती है, ठीक है। एंड दूसरा होता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही मिलते हैं। गोल्ड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आयरन ओर हो गया, ये आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर ही मिलते हैं। तो यूबिक्विटस मतलब यूनिवर्सल, जो हर जगह अवेलेबल है। हर जगह क्या है, हर जगह हवा है, हर जगह सनलाइट है। और लोकलाइज का मतलब लिमिटेड स्पॉट रहता है कि भैया हम किसी पर्टिकुलर जगह पर ही आपको मिलेंगे। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया अभी तक, नेचुरल रिसोर्सेज को आप उनके ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड करोगे, बायोटिक, अबायोटिक। फिर है रीन्यूएबिलिटी, रीन्यूएबल होते हैं और नॉन रीन्यूएबल होते हैं। और फिर है अवेलेबिलिटी, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। ठीक है, आप इन चैप्टर्स इन टेबल्स को नोट डाउन करते जाना। फाइन, चलिए अगला सवाल आपसे पूछा है द बिग क्वेश्चन में, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। क्या कनेक्शन है आपके नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में और जीवन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स रहते हैं उनमें, समझने की कोशिश करना। जो रिसोर्सेज रहते हैं क्या वो अर्थ पे इक्वली स्प्रेड है, हमने अभी देखा था, नहीं, रिसोर्सेज कभी भी इक्वली स्प्रेड नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं बहुत पानी होता है, कहीं कहीं बहुत मिनरल्स होते हैं, कहीं पर मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है, और कहीं पर ऑयल और गैस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, जो मिडिल ईस्ट है, क्या बोला मैंने, जो मिडिल ईस्ट है वहां पर आपने सुना होगा बहुत सारा तेल मिलता है, यानी कि वहां पर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। फिर मैं कहूं कि इंडिया में फर्टाइल लैंड है, पानी है, नदियां हैं, तो यहां पर फार्मिंग इसलिए बहुत ज्यादा पीक पे है। फिर मैं चाइना की बात करूं, चाइना में आपको कोल मिलेगा, चाइना में आपको मिनरल्स मिलेंगी, यानी कि वो एक इंडस्ट्रियल पावर बन सकता है। फिर मैं अफ्रीका की बात करूं, गोल्ड और डायमंड्स की, लेकिन हम ये समझ पा रहे हैं इस पूरी चीज से कि देखो कहीं पर आपको तेल मिलेगा, कहीं पर आपको पानी मिलेगा, कहीं पर आपको कोल मिलेगा, कहीं पर आपको गोल्ड और डायमंड मिलेगा। तो इसी बेसिस पे हर कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है कि कहां पर आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, अब इसका ह्यूमन लाइफ से क्या कनेक्शन है, आपने ये तो बता दिया कि हाँ ठीक है, जो रिसोर्सेस है वो हर जगह इक्वली डिवाइड नहीं है, बट इसका ह्यूमन लाइफ से क्या कनेक्शन है, देखो आप समझने की कोशिश करना। लोग जहां रहते हैं उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट्स। ठीक है, तो लोग कहाँ रहते हैं, लोग पानी के पास रहेंगे तो कि उनको ईजी पड़ेगा पानी। ठीक है, फर्टाइल सॉइल रहेगी तो फार्मिंग कर पाएंगे, और मिनरल्स मिलेंगे तो वो अपना आराम से माइनिंग कर सकते हैं, उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। फिर आती है ऑक्यूपेशंस का क्या मतलब है कि मैं ऐसी जगह नौकरी करूँ ना जहां पर मुझे चीजें मिल रही हैं, जहां पर मुझे सहायता मिल रही है पैसों को लेके भी। तो फार्मर्स फर्टाइल प्लेन्स के पास ही तो जाएंगे जहां पर मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी, जहां पर आपको पानी बहुत अच्छे से मिलेगा। जो कुछ लोग होते हैं जो खदानें खोदते हैं ना, मिनरल्स के लिए जाते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो पहाड़ी के पास रहेंगे। और फिशरमैन कहाँ रहेगा, जहां पर उसको मछलियां बहुत मिलेगी, यानी समंदर के पास रहेगा। ओके, फिर आता है इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कंट्रीज जहाँ पर यूजफुल रिसोर्सेस होते हैं, जहाँ पर ऑयल ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, वो कंपेरेटिवली बाकी कंट्रीज से ज़्यादा अमीर होती हैं। ओके, एंड देन आता है कल्चर और लाइफस्टाइल।
क्लाइमेट और रिसोर्सेज। क्लाइमेट मतलब मेरे आसपास का क्या जो क्लाइमेट है, मैं जिस जगह रह रही हूँ वहाँ पे पिछले सालों से क्या क्लाइमेट रहा है, कैसा फॉर्मेशन हो रहा है बारिश का, ठंड का, गर्मी का, और जो रिसोर्सेज वहाँ पर मिलते हैं वो हमेशा आपके खाने को, आपके मकान, आपके क्लोथ्स और आपके ट्रेडिशन को अफेक्ट करते ही करते हैं, इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। तो बेसिकली सवाल क्या था कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका ह्यूमन लाइफ से क्या कनेक्शन है। उसका बहुत कनेक्शन है। इंसान वहीं जाएगा जहां पर उसको फायदा होगा, जहां पर उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा, नहीं। मेहनत का मतलब ये है कि अगर मैं माइनिंग करूंगी तो मैं ऑब्वियस सी बात है ऐसी जगह ही जाके माइनिंग करूंगी ना जहां पर मुझे आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, जहां पर मुझे उम्मीद है कि कुछ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूंगी ऑक्यूपेशन में फार्मिंग की, तो फार्मिंग में ऐसी जगह करूंगी ना जहां पर मुझे पता है कि मिट्टी बहुत फर्टाइल है, जहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अपने ग्रेन्स को, मैं अपने क्रॉप्स को अच्छे से उगा सकती हूँ। तो इस प्रकार से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करता ही करता है। मेरे वेदर के हिसाब से मैं कपड़े पहनूंगी, वैसे ही ट्रेडिशंस बनाए जाते हैं, वैसे ही आपके घर बनते हैं, वैसे ही आप खाना खाते हो। गर्म जगह पर आप ऐसा खाना नहीं खाओगे जो आपकी बॉडी को और हीट देगा, ठंडी जगह पर आप ऐसा खाना खाओगे जो एक्चुअली आपकी बॉडी को हीट देगा। ठीक है, तो अगर मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं, रिसोर्सेज जहाँ जाएंगे लोग भी वहीं वहीं जाएंगे। इसीलिए जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो रिवर्स के पास डेवलप होते हैं, माइंस के पास डेवलप होते हैं और फर्टाइल लैंड्स के पास डेवलप होते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत इजी सवाल है, समझना, टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करना। उसने हमसे ये बोला है कि अनसस्टेनेबल यूज, मैंने आपको अभी बताया था सस्टेनेबल यूज क्या होता है, कि किसी चीज को ऐसे उपयोग करना, ऐसे यूज करना कि मेरी नीड तो पूरी हो ही जाए लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है उसकी नीड भी पूरी हो जाए। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज का अगर मैं अनसस्टेनेबल यूज करूं, अगर मैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दूं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अनसस्टेनेबल का मतलब पता होना चाहिए। अनसस्टेनेबल का मतलब होता है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, नेचर उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है पर उसके पहले हम उसको खत्म कर देंगे। कुछ इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, यानी कि गलत वे में इस्तेमाल करना। जैसे कि कुछ कमाया तो हमने है नहीं लेकिन खर्च तो हम करे जा रहे हैं। सैलरी हमारी 10,000 भी नहीं है लेकिन हम खर्चा करने जा रहे हैं 1 लाख, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, आपका ही घाटा होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं ओवर यूज कर लूं तो उससे क्या होगा। What are the implications of unsustainable use और over exploitation of natural resources? ठीक है, अब समझना। अगर रिसोर्स का शॉर्टेज की बात करें, ठीक है, रिसोर्स का शॉर्टेज हो जाएगा। अगर आप बहुत यूज करोगे, जबरदस्ती यूज करोगे तो रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। जैसे कि पानी हो गया, जंगल हो गए, मिनरल्स हो गए, आपको मिलेंगे ही नहीं, आपने पूरे खत्म कर दिए। पॉल्यूशन बढ़ेगा। एयर की बात करी जाए, लैंड की बात करी जाए, वाटर की बात करी जाए, ये सारे पॉल्यूट होंगे फैक्ट्रीज की वजह से, व्हीकल्स की वजह से, कचरे की वजह से, और ये आजकल हम अपने आसपास देख भी सकते हैं। फिर बारी आती है क्लाइमेट चेंज की। अगर आप फ्यूल्स को जलाओगे, फ्यूल्स को बर्न करोगे तो वो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाएगा जिसकी वजह से आपकी अर्थ और गर्म होती जाएगी। फिर आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है बहुत सारी ट्रीज को काटना, जिससे क्या होगा, आपके जो हैबिटेट है, आपके आसपास की चीजें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो रूट संभाल नहीं पाएंगे, उससे क्या होगा, फ्लड्स बढ़ के पानी पूरा आपके शहरों में घुसेगा और फिर क्या हो जाएंगे, शहर भी तबाह हो जाएंगे। इसके बाद है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का मतलब है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अपने घर खो बैठेंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, आपको कभी नहीं मिलेंगे। एंड फिर आता है सॉइल इरोजन, यानी कि अगर आपने अनकंट्रोल्ड फार्मिंग करी कि लगे हैं मिट्टी, अरे बस हमारी मिट्टी है, लगे रहो, मिट्टी को खराब करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपकी एक्चुअली में फर्टाइल मिट्टी है, जो ऊपर की सबसे अच्छी लेयर होती है, वो भी खत्म हो जाएगी और आपकी मिट्टी भी कमजोर पड़ जाएगी। इतने सारे इफेक्ट हो सकते हैं और ये आपका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहां पर दे दिया है। ठीक है,
तो शॉर्ट में हमको क्या समझ में आया, जब ह्यूमंस नेचर से ज्यादा लेते हैं देने की जगह, तो आपकी पृथ्वी सफर करने लगती है और हम भी बहुत सफर करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी रिलेशन हो आपकी लाइफ में, जब आप किसी को हद से ज्यादा देने लगते हो, किसी को बस दिए जा रहे हो दिए ही जा रहे हो दिए ही जा रहे हो और सामने वाला आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आप भी थक जाओगे, आपको भी फटिग होगा कि भाई ये नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से नेचर और आपका रिलेशन होता है। ठीक है, तो मैम सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, सस्टेनेबल लिविंग, यानी कि आपको रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कभी भी आपको यूज एंड थ्रो नहीं करना है, आपको पेड़ उगाने हैं, कभी भी फॉरेस्ट को काटना नहीं है और दूसरों को भी ऐसा बोलना है कि प्लीज अपने जंगलों को बचाओ, अपने आसपास के पेड़ पौधों को बचाओ। आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को बचाना है, वेस्ट नहीं करना है रिसोर्सेस को। आपको रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना है, यानी कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं रहना है, ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करना है जो रीन्यू होती रहती है। अपने वाइल्ड लाइफ को बचाना है, यानी कि हंट और पल्यूट तो नहीं करना है कि शिकार करके जानवरों को मार दिया, या फिर गंदा नहीं करना है जंगलों को, क्योंकि ये जानवरों का भी तो घर है, सिर्फ इंसानों का घर नहीं है। तो एक सिंपल सा थॉट आपको अपने दिमाग में रखना है कि आज हम अगर अपने नेचर की केयर करेंगे तो नेचर कल हमारी केयर करेगा, अदरवाइज वो हमारी केयर कभी नहीं करेगा और सब बर्बाद हो जाएगा। ओके, क्या आपको ये सामने इमेज दिखाई दे रही है? ये आपकी एनसीईआरटी की ही इमेज है। यहाँ पर जो पहली इमेज है वो एक माइक्रो हाइडल प्लांट है हिमाचल प्रदेश में। ओके, यहाँ पर जो पानी फ्लो करता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, और ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये ऑफशोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड। सी बेड, समंदर तल के नीचे जो ऑयल पेट्रोलियम रहता है ये उसको एक्सट्रैक्ट करता है, खींचने की कोशिश करता है ताकि हमारे पास ऑयल सी बेड के नीचे से भी आ पाए। ओके, चलिए अब पहला सवाल, अब हम बिग 3 क्वेश्चन से थोड़ा आगे जाएंगे। ओके, मेन चैप्टर के अंदर घुसेंगे। व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स? पहला सवाल कि जो नेचर है, आप बोल तो रहे हो कि नेचर है, पर नेचर रिसोर्स कब बनता है? तो नेचर रिसोर्स कब बनता है उसके पहले ये समझने की कोशिश करो कि नेचर होता क्या है। इसका बहुत सरल सा मतलब होता है, नेचर का मतलब होता है वो हर चीज जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है, यानी कि जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, जिसको इंसान ने नहीं बनाया। इसमें क्या क्या आता है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गए? प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, हम लोग आ गए, हम भी तो नेचर के दिए हुए लोग हैं। ठीक है, फिर आता है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, सनलाइट और पत्थर, रॉक्स हो गई, चट्टानी हो गई। तो एग्जाम्पल के लिए माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड द एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये क्या है? ये नेचर का ही पार्ट है। ओके, चलिए अब सवाल ये है कि आपने हमको नेचर तो बता दिया मैम, लेकिन नेचर रिसोर्स कब बनता है? तो नेचर रिसोर्स बनता है जब इंसान उसको इस्तेमाल करने लगते हैं अपनी जरूरतों के लिए। क्या बोला मैंने? नेचर रिसोर्स तब बनता है जब इंसान उसको इस्तेमाल करने लगता है अपनी जरूरतों के लिए। एग्जाम्पल के लिए एक पेड़ है जो फॉरेस्ट में खड़ा है, वो सिर्फ एक नेचर ही है, लेकिन उस पेड़ को अगर मैं काट के, उसकी वुड को काट के फर्नीचर के लिए इस्तेमाल कर लूं, पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लूं, घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लूं, तो वो क्या बन जाएगा? रिसोर्स बन जाएगा। तो क्या हो गया? अगर मैं किसी नेचर की चीज का इस्तेमाल कर रही हूं तो वो क्या बन जाएगा? रिसोर्स बन जाएगा। ओके, चलिए अब स्टेप 3 क्या है? नेचर। नेचर का इस्तेमाल ह्यूमन ने किया, ह्यूमन के इस्तेमाल करते से वो क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। ओके, तो क्या क्या स्टेज हो गई? पहला है नेचर। नेचर खुद से एग्जिस्ट करता है, खुद से एग्जिस्ट करता है, खड़ा रहता है एक जगह, जैसे कि पेड़ की हमने बात करी थी। एग्जाम्पल के लिए एक रिवर है जो एक घाटी में बह रही है, वैली में बह रही है, यानी कि ये क्या है? ये नेचर है। दूसरी चीज है ह्यूमन डिस्कवरी, यानी कि ह्यूमन ने देखा कि अरे उस घाटी में तो नदी बह रही है,
पानी बह रहा है, तो अब वो क्या करेगा, उसका इस्तेमाल करने जाएगा पीने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, बिजली बनाने के लिए, यानी कि उस चीज को अब नेचर को इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, रिवर अब क्या हो गई है, सोर्स ऑफ इरिगेशन बन गई है या फिर पावर बन गई है, उससे बिजली बनाने लगे हैं, यानी कि अब वो रिसोर्स हो गया। तो शॉर्ट में मैंने क्या बताया कि नेचर एक सिंपल सी चीज है जो एग्जिस्ट कर रही है, ह्यूमंस ने उसको फाइंड किया, यूज करना शुरू किया और वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो नेचर बिकम्स अ रिसोर्स जब ह्यूमन उसको पर्पस देता है कि देख भाई तुझे पता नहीं था तो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे कि पेड़ खड़ा है, पेड़ की हमने लकड़ियां काट के उसका इस्तेमाल किया अपना घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। ओके, चलिए अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 आपको ये कह रहा है कि 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमको फॉलो करनी पड़ती है किसी चीज को रिसोर्स बुलाने के लिए। क्या बोल रहा है, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती है किसी चीज को रिसोर्स बनाने के लिए। देख समझो, For anything in nature to be considered a resource, 3 conditions must be met. पहली कंडीशन ये है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि मेरे पास टूल्स होने चाहिए, मेरे पास ज्ञान होना चाहिए कि मैं उस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे कि जो बहुत डीप ओशन ऑयल रहते हैं, जैसे मैंने क्या बताया था, अभी एक इमेज देखी थी ना हमने कि सी बेड से पेट्रोलियम निकालने की कोशिश करी जा रही थी, ऐसे ही डीप ओशन ऑयल रहते हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपके पास मशीन्स नहीं होंगी। ओके, इसके बाद है इकोनॉमिकली फीजिबल। इसका मतलब क्या है कि पैसे की बात करी जाए, अगर आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो फीजिबल होना चाहिए, यानी कि मैं अपना इतना पैसा लगा पाऊँ कि चीज़ मुझे मिल जाए। जैसे कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए, मेरा पैसा लगाना उस पर सही होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल। यानी कि अगर मैं गोल्ड की खुदाई कर रही हूँ, माइनिंग कर रही हूँ, लेकिन वो गोल्ड के प्राइस से ज़्यादा पड़ रहा है मुझे, इसका मतलब वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारे आसपास लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए, यानी कि सोसाइटी को वो चीज़ सही भी लगनी चाहिए, कल्चरली राइट भी होना चाहिए। जैसे कुछ ट्रीज होती हैं, वो कुछ ट्राइब्स होती हैं जो आदिवासी होते हैं, वो बहुत मानते हैं नेचर को, वो पूजा करते हैं पेड़ पौधों की, तो उनके यहाँ पेड़ काटना अच्छा नहीं माना जाता है, पवित्र नहीं माना जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उनके यहाँ पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है, तो उनके लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं भाई हमको ये चीज बनानी है तो पेड़ तो काटना पड़ेगा, वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। ओके, चलिए तो इन शॉर्ट क्या हो गया, रिसोर्स एक यूजेबल, अफोर्डेबल और एक्सेप्टेबल चीज होनी चाहिए। फाइन, अब आता है स्टेप 5, हिडन ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या हो गया कि नेचर के पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं जो उसके पास बहुत बहुत सालों से हैं, जैसे कि हवा, जैसे कि पानी, जैसे कि मिट्टी, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि कोल, जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे कि मेटल्स, आयरन, कॉपर, गोल्ड, जैसे कि बहुत महंगे महंगे पत्थर, स्टोन्स हो गए। कुछ विजिबल होते हैं जैसे कि ट्रीज हो गए, कुछ अर्थ के अंदर होते हैं जैसे कि कोल हो गया और पेट्रोलियम हो गया। ये सारे अर्थ के अंदर छुपे हुए हिडन ट्रेजर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेचर एंड इंडिजीनियस यानी कि ट्रेडिशनल बिलीव्स, क्या मतलब होता है मैम इसका? इसका मतलब होता है बहुत सारे इंडिजीनियस कल्चर्स। इंडिजीनियस कल्चर्स का मतलब होता है जैसे जो आदिवासी हो गए या फिर जो बहुत पुराने पुराने कल्चर्स को फॉलो हम करते हैं पूरी दुनिया में, उनके क्या बिलीफ होते हैं नेचर को लेके। तो नेचर उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका आपको इस्तेमाल करके छोड़ देना है। उनके लिए नेचर बहुत पवित्र चीज़ है, एक माँ की तरह वो उसको पूछते हैं। वो क्या बिलीव करते हैं? वो ये बिलीव करते हैं कि एक माँ तो हमको जीवन देती है, एक माँ तो हमको खाना देती है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से नेचर भी उनके लिए उनकी मदर के समान है। ट्रीज हो, रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, एनिमल्स हो, वो सबको एक सोल की तरह देखते हैं, एक आत्मा की तरह देखते हैं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ट्रीज को कट करने से पहले या फिर वाटर को यूज करने से पहले, ताकि वो नेचर को थैंक यू बोल पाए कि थैंक यू नेचर, तुमने हमें पेड़ दिए, पौधे दिए, आज हम उनका इस्तेमाल करने पा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, चलिए
एग्जाम्पल दिए यहाँ पर कुछ। इंडिया में बहुत सारे विलेजेस में सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ फॉरेस्ट के कुछ पैचेस होते हैं जो लोग कभी नहीं काटते हैं। जैसे इतना एरिया है हम कभी कट नहीं करेंगे, वो इतना अपने दिमाग में रखते हैं कि इस जगह पर जो इतना एरिया है उसको हम कभी कट नहीं करेंगे। फिर बारी आती है चिपको मूवमेंट की। चिपको मूवमेंट अगर आप लोगों ने सुना होगा कभी, तो चिपको मूवमेंट बहुत फेमस मूवमेंट था। उसमें विलेजर्स ने ये बताया था कि देखो डिफॉरेस्टेशन मत करो, पेड़ पौधों को मत काटो। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, पेड़ों को ऐसे चिपका लिया था, हग कर लिया था। इसकी इमेजेस आप लोग प्लीज जरूर गूगल करना। ओके, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्राइब्स होती हैं वो रिवर्स की पूजा करती हैं, वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्टर्स मानती हैं क्योंकि वो उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो एक ब्यूटीफुल थॉट आपको दिमाग में रखना है, नेचर कोई स्टोर हाउस नहीं है कि आपने उसे कभी भी लूट लिया। एक परिवार है जिसकी आपको केयर करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे ट्राइब्स करते हैं, जैसे कि हमारे पुराने ज़माने में बिलीव्स थे। अगर आप आज उसको फॉलो करोगे तो सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। ओके, चलिए आपके एनसीईआरटी की अगली इमेज निकल कर आती है। यहां पर आपको दिख रहा है जेंटल प्लफिंग कॉजेज मिनिमल डिस्टर्बेंस टू अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन्स सॉइल मॉइस्चर। बस सिंपल सी चीज ये है कि आप प्लफिंग करो, आप हल चलाओ, बट बहुत जेंटली चलाओ। ऐसे मत करो कि बस खोद दिया, खाद दिया और अपनी जमीन का बिल्कुल रक्षा ही नहीं करी, आपने अपनी जमीन को बचाया ही नहीं। और दूसरा है हनी फ्रॉम अ बीहाइव, यानी कि बस कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि आप बीहाइव से हनी निकाल रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी तो नेचुरल रिसोर्स एक तरीके से प्राकृतिक ही है। ठीक है, चलिए अब सवाल ये है कि मैम हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज क्यों करते हैं, क्यों हमें कैटेगराइज करना है? तो ये तो मैंने अभी आपको समझाया था कि साइंस में या फिर सोशल साइंस में हम चीज़ों को इसलिए कैटेगराइज करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि ये पर्टिकुलर चीज़ का कॉमन फीचर है। ठीक है ना, तो इससे हमें समझने में बहुत आसानी होती है, हम उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं, हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कह रही हूं लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो सबको एकदम से क्लिक करेगा या फिर आपको भी क्लिक करेगा कि हाँ ठीक है, लिविंग है इसका मतलब वो जी रहे हैं, नॉन लिविंग इसका मतलब वो नहीं जी रहे हैं, कोई जीने वाली चीज नहीं है। ओके, तो सिमिलरली हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी कैटेगराइज करेंगे ताकि हम क्लियरली उनको डिस्कस कर सकें, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से और रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से। वैसे ही हम पहले कर चुके हैं बट स्टिल एक बार और रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलिए पहला कैटेगराइजेशन है उनके यूज के बेसिस पे। यूज मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसे रिसोर्सेज आप उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, नेचर हमको बहुत सारी चीजें देती है लेकिन हम उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एक सिंपल तरीका है ग्रुप करने का उनके पर्पस के हिसाब से। क्या बोला मैंने? पर्पस के हिसाब से। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, ऐसे रिसोर्सेज जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका क्या मतलब हुआ, ये बेसिक रिसोर्सेज होते हैं, अगर यही नहीं होंगे ना तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी दुनिया में। यानी कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो मुझे जिंदा रहने में मदद करते हैं, आपको जिंदा रहने में मदद करते हैं, हेल्दी रखने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर टेबल बनी हुई है, एयर। एयर का आप सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हो, ऑक्सीजन कैसे? एटमॉस्फेयर से आपको मिल रही है। वाटर की बात करें, वाटर को आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हो, पकाने के लिए इस्तेमाल करते हो, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे कि रिवर्स, लेक्स और रेन हो गया। फिर आता है मिट्टी, फूड को ग्रो करने के लिए क्रॉप्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और ट्रीज हो गए, है ना। तो इन सब की तो हमको बहुत बहुत जरूरत है, अगर ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा। और ये जो रिसोर्सेस है क्या हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। नेचर ये हमको प्रोवाइड करता है ताकि हम इनको बचा सकें और बहुत वाइजली दिमाग लगा के इस्तेमाल कर सकें। ओके, दूसरा है रिसोर्सेस फॉर मटेरियल्स। क्या बोला मैंने? रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। इसका मतलब क्या होता है, हम नेचर के कुछ पार्ट को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ब्यूटीफुल और सुंदर सुंदर चीजें बना पाए, यूजफुल चीजें बना पाए अपने घरों के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए। जैसे कि लकड़ी, लकड़ी मुझे नेचर से मिलती है। एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर हो गए, टॉयज हो गए, उनको कार्व करना, इस चीज के लिए मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल चेयर, कबर्ड, स्टैच्यू। फिर आता है स्टोन। स्टोन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं, आर्ट बनाने में करते हैं, मार्बल टेम्पल्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए। फिर आते हैं मेटल्स, टूल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मशीन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, आयरन, गोल्ड और कॉपर हो गया।
तो इंडिया की जो डाइवर्स ज्योग्राफी है वो हमको वुड देती है, मार्बल देती है, कोल देती है और गोल्ड देती है। और हर रीजन का अपना एक तरीका होता है नेचर के इस्तेमाल करने का। ठीक है, तो नेचर ने सबको अपने अपने गिफ्ट दे दिए कि ठीक है तेरे पास पानी ज़्यादा है, तेरे पास मिट्टी ज़्यादा है, बट बहुत अच्छे से उनका इस्तेमाल हमको करना है। ठीक है, फिर आते हैं रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या है? पावर। पावर का मतलब क्या है? जैसे बिजली का आना या फिर और कोई एनर्जी का इस्तेमाल करना, जिससे मेरी जो मॉडर्न लाइफ है, आज मैं जो मस्त बैठी हूँ अपने घर में या फिर आप मस्त बैठे हो अपने घर में, तो आपकी लाइफ को पॉसिबली ईजी कर देता है। ठीक है, जैसे कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? घर में बिजली लाने के लिए, खाना पकाने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए और पावर फैक्ट्रीज को इस्तेमाल करने के लिए। ओके, कोल पेट्रोलियम गैस हो गया, यानी कि फ्यूल एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल करी, फ्यूल एनर्जी यहाँ से मिलती है हमको इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करने के लिए। वाटर हाइड्रो पावर से मिल जाता है, ये रीन्यूएबल एनर्जी होती है, इसको आप रीन्यू कर सकते हो बार बार, डैम्स और टर्बाइंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद सनलाइट। सनलाइट से हमको क्या मिलता है? सोलर एनर्जी मिलती है, ये बहुत क्लीन एनर्जी होती है, ये सोलर पैनल्स में इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, इसके बाद होती है हवा। हवा भी रीन्यूएबल पावर होती है, इसको आप बार बार रीन्यू कर सकते हो, तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विंड मिल्स का। ठीक है, सो वाटर से हमको हाइड्रो पावर एनर्जी मिल गई, सनलाइट से हमको सोलर एनर्जी मिल गई। तो एनर्जी क्या है? हमारे मॉडर्न लिविंग का हार्ट है। ओके, अब देखो आगे हमारी एनसीईआरटी की इमेज आ गई है। रिवर वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट। रीन्यूएबल वाटर जब तक ही रीन्यूएबल रिसोर्स है, जब तक ग्लेशियर्स और फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में। ओके, एंड यहाँ पर भी एक इमेज दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वुड निकाल के रखा हुआ है लिमिटेड क्वांटिटीज में। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें? जिससे हम इसका इस्तेमाल कर सकें। सो बेसिकली आपको अगर जब भी फॉरेस्ट से कुछ निकलवाना है, बात करी जाए फर्नीचर के लिए वुड काटना है, कुछ भी काटना है, तो लिमिटेड अमाउंट में ही काटना है, और वो भी उन पेड़ों का काटना है जो थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, जिनका आप इस्तेमाल अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? सब कुछ एक बार में खत्म हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। ओके, चलिए अब हम कैटेगराइजेशन करते हैं बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी। इसको तो हम एक बार और देख चुके हैं, तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करेंगे कि वो कितनी बार रीन्यू हो सकते हैं, या फिर वो रीन्यू हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है कि हाउ इजीली उनको नेचर रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि मेरे पास एक जादुई ग्लास है, मैंने पानी पिया तो मैंने रख दिया, फिर उसमें वापस से पानी आ गया, यानी कि वो रीन्यू हो रहा है बार बार, वो रिप्लेस हो रहा है बार बार। ठीक है, लेकिन अगर वो पानी मैंने पी लिया, अब मेरे पास 2 दिन पानी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? सब खराब हो गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, चलो बात करते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। इसका मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचुरली रीजनरेट होते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। नेचर उनको रिप्लेस कर सकता है समय के साथ, अगर हम उनको केयरफुली इस्तेमाल करेंगे तो। ओके, अब यहाँ पर इस टेबल को देखो, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, इसे 3 पार्ट में हमने तोड़ दिया है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो कैसे रीन्यू होता है, और एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। पहले होता है पानी। पानी के लिए रेनफॉल और जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे होते हैं ना, वो रिवर्स को बार बार भरता जाता है। ठीक है, तो इससे वो रीन्यू हो रहा है, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए। फिर आते हैं जंगल। जंगल कैसे रीन्यू हो रहे हैं कि ट्रीज हैं वो वापस से ग्रो हो जाते हैं, अगर कोई सीड बीज पड़ गया, पानी बरस गया, तो वापस से ग्रो हो जाते हैं खुद ब खुद। टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया। फिर सनलाइट की बात करें तो सनलाइट तो हमको हर दिन दिखाई देती है, ऑलमोस्ट हर जगह दिखाई देती है। कुछ कुछ जगह बहुत ठंडे होते हैं, वहां पर नहीं सूरज की रोशनी पहुंच पाती है, तो वहां पर आपको नहीं देखने को मिलता है। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी हो गया। और हवा की बात करी जाए तो हवा तो नेचुरली बहती ही रहती है, फ्लोज नेचुरली। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, तो इन टेबल्स को प्लीज आप नोट डाउन करते जाना। ओके, चलिए अब आती है कंडीशन। वो कहते हैं दे स्टे रिन्यूएबल ओनली इफ वी डोंट डिस्टर्ब नेचर साइकिल। वो ये कहते हैं कंडीशन ये है कि देखो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो अच्छी बात है, बट कुछ कंडीशंस निकल कर आती हैं कि वो रिन्यूएबल तब तक हैं जब तक आप नेचर की साइकिल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो।
ठीक है। नेचर का मैजिक रूल क्या है? रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। इसको ध्यान रखना, नेचर का एक मैजिक रूल होता है रिस्टोर करना, किसी चीज को वापस से स्टोर कर लेना और फिर रीजनरेट करना। बट मैम रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो डैमेज हो गया है, जो खराब हो गया है, उसको वापस से रिपेयर कर लो। जैसे कि एक घाव होता है, ठीक है, एक घाव होता है, हमें कहीं चोट लगी तो अपने आप उसमें पपड़ी जमती है, वो सही होने लगता है। तो इसी प्रकार से अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, तो अगर ट्रीज का रिप्लांटेशन आप लोग कर दो फिर तो अच्छी बात है ही, लेकिन नेचर भी कभी कभी खुद से कर लेता है। बीज कहीं गिर जाए तो वापस से पेड़ पौधे अपने आप उगने लगते हैं। फिर आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है नई लाइफ को क्रिएट करना और वापस से बैलेंस करना। जैसे कि एक फॉरेस्ट वापस से ग्रो कर रहा है और न्यू प्लांट्स बरसात के बाद धीरे धीरे उग रहे हैं, पौधे उग रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? अगर हम ट्रीज को स्लोली स्लोली कट करेंगे तो नए वाले उग पाएंगे और फॉरेस्ट रिन्यूएबल रहेगा। लेकिन अगर मैं ओवर कट कर दूं, वो रिप्लेस हो ही नहीं पा रहे हैं और उसके पहले पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा और रिसोर्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से, बहुत सीरियसली समझना। अभी आप लोग 8th क्लास में हो, अभी ऑलमोस्ट 5 साल हैं हमारे स्कूल में, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखो, अभी हम इतने बड़े हो गए कि चीज़ों को समझने लगे तो हम अपने आसपास वालों को समझा सकते हैं। हमेशा याद रखना, जब ह्यूमंस नेचर साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा उससे छीनने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, तो हम नेचर की एबिलिटी जो रहती है ना अपने आप को रिस्टोर करने की, उसको ख़त्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, जिस वजह से गर्मी बढ़ रही है, जिस वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और इस वजह से रिवर्स में पानी कम हो रहा है। अगर मैं सॉइल लॉस की बात करूं, आप फार्मिंग करते जा रहे हो, मिट्टी खोदते जा रहे हो, पेड़ काटते जा रहे हो, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हो, तो इससे ग्रोथ जो क्रॉप की होगी वो बहुत पुअर होगी, गलत होगी, ये भी खराब हो गया। फिर आता है रिवर पोल्यूशन। रिवर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज छोड़ दिया, अब उनका कचरा कहाँ जाएगा? तो उनका कचरा चला जाता है पानी में, पानी में गया, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से रिवर में पोल्यूशन बढ़ा। रिवर में पोल्यूशन बढ़ा यानी कि अब जो मछलियां हैं और जो प्लांट्स हैं वो सब भी मर जाएंगे। तो लेसन क्या निकला? अगर मैं नेचर को डिस्टर्ब करूंगी तो नेचर मुझे देना बंद कर देगा। वो बोलेगा कि भाई ना हो पाएगा, आप सब कुछ खराब कर रहे हो। ठीक है, चलिए ट्रेडिशनल विजडम का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक बहुत ध्यान से देखना, आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि ओल्ड फिशिंग कम्युनिटीज, जो पुरानी पुरानी ओल्ड फिशिंग कम्युनिटीज होती थी, वो क्या करती हैं? जो फिश को पकड़ना अवॉइड करती हैं। किस सीजन में? स्पॉनिंग सीजन में। स्पॉनिंग सीजन का मतलब होता है वो सीजन जब फिश अंडे दे रही होती हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है? जब वो अंडे देंगे, जब उनके बच्चे होंगे, तो इससे फिश पॉपुलेशन बढ़ेगी, रीजनरेट होगा। यानी कि पहले के लोगों में कितनी समझदारी थी, वो इतने मीन नहीं थे, इतने नीडी नहीं थे कि सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जो मॉडर्न कमर्शियल फिशिंग है, जो आज के टाइम पे हो रही है, वो इस चीज़ को इग्नोर करती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतने लालची हो चुके हैं कि नहीं बस हमको तो अपना फायदा देखना है, जिससे कि क्या हो रहा है? ओवर फिशिंग हो रही है, पूरी मछलियां एक साथ खत्म हुए जा रही हैं और जिससे टूना जैसी मछली, आपने सुना होगा, स्पीशीज ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर जा चुकी है। तो मोरल क्या निकला? मोरल ये निकला कि ट्रेडिशनल नॉलेज, अगर पहले के ज़माने में हमारे पेरेंट्स, हमारे और भी जो बहुत पुराने गुरुजी वगैरह रहते थे, वो हमको बोलते थे कि ये चीज़ ना करो, इस टाइम पे कोई चीज़ ना करो, तो उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता था नेचर को बचाने के लिए। ओके, लेकिन आज की मॉडर्न ग्रीड ने उस चीज़ को थोड़ा तो बर्बाद, थोड़ा क्या, अब तो 2025 में काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया है। ओके, सो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर सूरज की पूजा कर रहे हैं, सूरज को जल चढ़ा रहे हैं, जिसको हम अर्घ्यम भी बोलते हैं, अर्घ देना बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर उतनी चीज़ बुरी हो रही है, कचरा ही कचरा है, इंडस्ट्री से कचरा निकल के भर भर के नदियों में जा रहा है, जिससे सारी मछलियाँ मर रही हैं और लोग भी मर रहे हैं, क्योंकि वो वही पानी पी रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। ठीक है, चलिए अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो अच्छे से पढ़ लिए, अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन लाइफ टाइम में तो कभी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। ह्यूमन लाइफ टाइम में क्या, इंसानों के लाइफ टाइम में तो कभी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। इनको बनने में बहुत 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अगर एक बार यूज हो गया तो टाटा बाय बाय हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर कोल,
ठीक है। कोल डेड प्लांट से बनता है, बहुत सालों तक टाइम लेता है, तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, इंडस्ट्री में। फिर आता है पेट्रोलियम, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ये जो एकदम गड़े हुए ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, उससे बनता है। इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? व्हीकल्स में और फ्यूल में। फिर आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एंशियंट, जो पुरानी पुरानी चीजें जो बची होंगी, उससे बनता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कमेंट्स करो, कहाँ पर करते हैं? समझ में आ रहा है कहाँ पर करते हैं? कुकिंग में और पावर में, ठीक है। फिर आते हैं मेटल्स। मेटल्स में क्या हो गया? आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। ये कहां पर बनते हैं? अर्थ के क्रस्ट पे बनते हैं। बिल्डिंग्स में, टूल्स में और ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अगर आप एक टेबल ये वाली भी याद कर लोगे तो मोर देन इनफ है। फाइन, चलिए अब फैक्ट क्या है इसका? इंडिया का कोल रिजर्व ओनली 50 साल और रह सकता है, अगर हम जिस रेट में अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी रेट में इस्तेमाल करते रहे तो। इसलिए हमें हमेशा रीन्यूएबल ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई और विंड एनर्जी हो गई, ठीक है। अब एक्टिविटी है आपके लिए। क्या एक्टिविटी है मैम? कि हमको एक्सप्लोर करना है अपने सराउंडिंग में, ठीक है। आपको क्या करना है? एक बहुत सिंपल सा काम करना है, एक लिस्ट बनानी है कि आपको अपने आसपास रीन्यूएबल रिसोर्सेज को लिस्ट करना है। हवा हो गया, पानी हो गई, सनलाइट हो गया, ठीक है। और नॉन रीन्यूएबल वंस का भी करना है, जैसे पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया और कोल हो गया, ठीक है। फिर आप ये डिस्कस करना आपके फैमिली के साथ, या फिर आप कॉमेंट में बता सकते हो, मैं रीड करूंगी आपके कॉमेंट, है ना। तो आप क्या देखोगे? डिस्कस करोगे तो उनका स्टेटस चेंज कैसे हुआ है, क्या वहाँ पर बहुत कम ट्रीज रह गई हैं या फिर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया। सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली चीज़ें गायब कहाँ हो रही हैं, और फिर आप कुछ तरीके सोचना कि किस तरीके से मैं इस बैलेंस को वापस से रीस्टोर कर सकता हूँ या फिर रीस्टोर कर सकती हूँ, जैसे कि पेड़ लगाना, पानी बचाना, रिसाइकिल करना और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप अपने पेरेंट्स को भी गाइड कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को गाइड कर सकते हो जिसको नॉलेज नहीं है। ओके, चलिए एक एक्स्ट्रा इंसाइट है आपके लिए, इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज, ठीक है। देखो, नेचर सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कॉन्स्टेंटली काम करता है टू हेल्प लाइफ, ताकि वो जीवन को बचा सके, ठीक है। तो नेचर करता क्या है? नेचर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसे? ट्रीज ने ऑक्सीजन बनाई, यानी कि अब मैं क्लीन एयर को ब्रीथ कर पाऊंगी, ठीक है। फॉरेस्ट ने सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया, अब मेरे जो फार्म्स हैं वो फर्टाइल रहेंगे। वेटलैंड्स ने मेरे वाटर को फिल्टर कर दिया, अच्छा कर दिया, तो अब मुझे अच्छा पानी मिलेगा। और बीज ने फ्लावर्स को पॉलिनेट कर दिया, इसका मतलब अब मुझे फ्रूट्स और क्रॉप्स मिलेंगी। बीज बहुत ज़रूरी होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए कभी मधुमक्खियों को हार्म नहीं करना चाहिए, ओके। तो एक फैक्ट है ये आपके लिए, एक मैच्योर ट्री 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर दिन प्रोड्यूस करती है, और एक पर्सन को हर दिन 350 लीटर पर डे ऑक्सीजन लगता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी ह्यूमन नीड है, यानी कि जो हमारी नीड है, वो एक ट्री से भी ज़्यादा है अगर मुझे सेफली ब्रीथ करना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर पेड़ों को नहीं बचाया, अगर जंगलों को नहीं बचाया, तो दिक्कत तो बहुत होने वाली है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि नेचर का साइकिल अगर टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या हो जाएगा? रिवर्स में फ्लो कर ही रहा है और इसी की वजह से होगा, ठीक है। बहुत सारी माइनिंग ने क्या कर दिया है? सॉइल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओवर फिशिंग ने पूरे समंदरों को खाली कर दिया है, और फॉरेस्ट को कट करने से वाटरफॉल स्टॉप हो गया है। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला, क्या रिजल्ट मिला? कि नेचर अपनी एबिलिटी खो देती है रिस्टोर और रीजनरेट करने की। रिवर्स भी मर जाएंगी, हवा भी गंदी हो जाएगी और लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। इमेजिन करके देखो तुम लोग कैसे सरवाइव कर रहे होगे, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला? नेचर है बहुत वाइज, वो अपने आप को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करती है, हर साइकिल पे रीन्यू करने की भी कोशिश करती है। तो हमको नेचर से सीखना है, हमको नेचर के साथ काम करना है, उसके खिलाफ काम नहीं करना है। हमको रीन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है, ताकि अपनी अर्थ को हम बहुत हेल्दी रख सकें। और हमको नेचर को आज बचाएंगे तो क्या होगा? अगर नेचर को आज बचा लिया तो वो कल हमको बचाएगा। ओके, चलिए
अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, यानी कि अब हमें नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं वो देखना है। याद है वो 3 बिग क्वेश्चंस में ये सवाल था। ओके, एक सिंपल सवाल से हम शुरू करते हैं। क्यों कुछ जगहों पर तेल होता है, क्यों कुछ जगहों पर कोल होता है, क्यों कुछ जगहों पर कुछ भी नहीं होता है? Why do people in राजस्थान struggle for water? राजस्थान के लोग पानी के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं, लेकिन असम में तो पानी बाढ़ आती रहती है? इसका आंसर सिर्फ सिंपल सा है, क्योंकि नेचर का जो गिफ्ट है वो स्प्रेड इक्वली बिल्कुल भी नहीं है, नॉट स्प्रेड इक्वली। कुछ एरियाज में ज़्यादा रिसोर्सेज से उनकी जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, जैसे कि क्लाइमेट की वजह से, सॉइल टाइप क्या है उसकी वजह से, रेनफॉल कितना हो रहा है उसकी वजह से, रॉक्स कैसी हैं, वेजिटेशन कैसा है इसकी वजह से। ठीक है, अब समझो, आपसे अगला सवाल कोई अगर ये पूछेगा ना कि ये बता दो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगी? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह इक्वली अवेलेबल नहीं है। क्या बोलोगी? इक्वली अवेलेबल नहीं है। अपन अगर इंडिया की बात करें तो कोल आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिलेगा। अगर मैं ऑयल की बात करूं तो असम, मुंबई हाई और गुजरात में मिलेगा। आयरन ओर की बात करूं कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। बॉक्साइट की बात करूं उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बहुत मिलेगा। तो अगर आप इंडिया के मैप को जब भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रिसोर्सेज फैले हुए हैं, लेकिन क्या ये इवनली फैले हैं, क्या ये इक्वली फैले हैं? तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैम, ये इक्वली नहीं फैले हैं, ये इवनली नहीं फैले हैं। ठीक है, देखो यहां पर, देखो ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोल के लिए ब्लैक है, ऑयल के लिए आपका येलो है, आयरन ओर के लिए पिंक है और बॉक्साइट के लिए ऑरेंज है। ठीक है, अब अगर मैं कोल ढूंढने की कोशिश करूंगी तो एक मुझे यहाँ मिल रहा है, एक मुझे नेवेली में मिल रहा है, एक मुझे तलचर में मिल रहा है, इधर मुझे रानीगंज में मिल रहा है, झारिया में मिल रहा है, बोकारो में मिल रहा है। ठीक है, इधर हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर डिगबोई में मिल रहा है, नाहरकटिया में मिल रहा है, जंची है, बहुत सारी जगह है। ठीक है, तो यानी कि कोल का आपने एक पैटर्न समझा कि इस एरिया में तो भर भर के कोल है, इस एरिया में भर भर के कोल है ना। फिर हम बात करते हैं ऑयल की, तो ऑयल देखो, ऑयल आपने देखो नोटिस करो कि इस एरिया में पैचेस बने हुए हैं, इतने एरिया में तो भर भर के ऑयल है और 2 आपको यहां दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। ओके, इसके बाद बात करी जाए आयरन ओर की, तो आयरन ओर देखो यहाँ पर फिर लाइन से सारे पैचेस बने हुए हैं, रत्नागिरी, गोवा, बलारी, चिकमंगलुरु हो गया, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बिलासपुर तो वैसे ही बहुत फेमस है, चंद्रपुर हो गया, दुर्ग हो गया, बैलाडीला हो गया, है ना, यहाँ पर आपको मिल रहा है। फिर है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट देखो कटनी मध्य प्रदेश, अमरकंटक मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, यहाँ पर बहुत सारी जगह आपको बॉक्साइट भी दिखाई दे रहा है। तो आप एक बात समझो, क्या आपको कोल हर स्टेट में दिख रहा है इवनली? नहीं, इन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन में ये सारी चीजें क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से। ठीक है ना, हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट हमको ये पता होना चाहिए कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो कभी भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते। ठीक है, चलिए अब ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो इंसानों की लाइफ को कैसे चेंज करता है या फिर शेप कैसे करता है? देखो समझना, हम अभी वैसे इसका आंसर देख चुके थे पर एक बार और देख लेते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करते हैं। लोग अपने घर कहाँ बनाते हैं? रिसोर्सेज के पास बनाते हैं, जैसे कि रिवर्स हो गए पानी के लिए, फर्टाइल प्लेन्स फार्मिंग के लिए, माइनिंग एरियाज जॉब्स के लिए। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए, नौकरी की बात करी जाए, इकोनॉमी की बात करी जाए, तो इंडस्ट्रीज कहाँ पर ग्रो होती हैं? जहाँ पर रिसोर्सेज मिलते हैं, जहाँ पर लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, जहाँ पर टाउन्स ग्रो करते हैं। यानी कि अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे इकोनॉमी को बहुत बढ़ाना है, तो इंडस्ट्रीज कहाँ पर ग्रो करेंगी? जहाँ पर रिसोर्सेस उसको मिलेंगे, रिसोर्सेस मिल गए तो लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, नौकरियाँ मिलने लगी तो क्या होगा? शहर वहाँ पे बढ़े, क्योंकि लोग वहाँ पर जाकर शिफ्ट होने लगेंगे। फिर आता है डेवलपमेंट एंड ट्रेड। डेवलपमेंट एंड ट्रेड का क्या मतलब है? वो एरियाज जो कोल में बहुत अच्छे हैं, आयरन में बहुत अच्छे हैं, ऑयल में बहुत अच्छे हैं, वो इंडस्ट्रियल सेंटर बन जाते हैं और अदर्स ट्रेड टू गेट व्हाट दे लैक। ओके,
फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स। ये थोड़ा टिपिकल सा टॉपिक है। जब रिसोर्सेज कहीं पर बहुत लिमिटेड होते हैं ना, तो जो स्टेट्स होती हैं, जो कंट्रीज होते हैं, वो उसके लिए लड़ना भी शुरू कर देते हैं। जो उनको कंट्रोल करते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इसे हम कंट्रोल करेंगे, और जो उनके पास नहीं होता है वो लड़ते हैं कि नहीं, हम कंट्रोल करेंगे। जैसे कि आपने अगर नहीं देखा होगा तो इंडिया में जनरली जो नदियाँ होती हैं ना, जो दो स्टेट्स के बीच में होती हैं, उनको लेके बहुत लड़ाई होती है, पानी को लेके। आप एक बार देखना इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक बार आप वो भी रीड कर सकते हो गूगल करके, ठीक है। तो नुकसान भी होते हैं। अब इंसान तो लालची है, हमने देखा था, तो वो लड़ते तो हैं अपने हक के लिए। ओके, चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। कावेरी रिवर इशू, क्या बोला मैंने, कावेरी नदी को लेके लड़ने के लिए आपको दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की एक इमेज है, जो शेयर्ड वाटर है उसकी इमेज दिखाई दे रही है। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो इंडिया में ओरिजिन नहीं है उसका, ठीक है ना, तिब्बत से होते हुए आती है, फिर इंडिया में समाती है, फिर इंडिया से होते हुए बांग्लादेश आती है, ठीक है ना। तो ये उसको लेके दिखाया है इमेज में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैत्तूर डैम है तमिलनाडु में, जो कि कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया है। डैम्स को क्यों बनाते हैं, ताकि हम पानी रोक पाए। ओके, तो कावेरी रिवर कर्नाटका में भी बहती है, ठीक है, तमिलनाडु में भी बहती है, केरला में भी बहती है, और पुदुचेरी में भी बहती है। अब सबको इसकी जरूरत है फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। अब नेचर तो ये बोलता है कि मैं तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज फॉलो नहीं करूंगा, नेचर थोड़ी ना मानता है जो इंसानों ने रूल्स बनाए उसको। तो यहाँ पर जो वाटर को शेयर करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फेयरली, जिससे क्या होता है यहाँ पर कावेरी को लेके बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन पीस पॉसिबल है अगर आप अच्छे से एग्रीमेंट कर लो, आपके दोनों सरकारों में अच्छे से वार्तालाप हो जाए, बातचीत हो जाए, और अच्छे से आप उसको मैनेज कर पाओ, ठीक है। चलिए अब दिक्कत क्या है, एक और दिक्कत है इंसानों की, वो है कि अगर मेरे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है तो क्या वो प्रॉब्लम बन सकती है। आपने ये तो बताया था मैम कि कोई चीज कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है, पर कोई चीज अगर बहुत ज्यादा है तो वो कैसे प्रॉब्लम बन सकती है। वो भी प्रॉब्लम बन सकती है, जिसको हम कहते हैं द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। क्या बोला मैंने, द नेचुरल रिसोर्स कर्स। आपको लगता है कि एक कंट्री में बहुत सारा सोना है, बहुत सारा तेल है, तो वो कंट्री बहुत ज्यादा अमीर होगी, बट क्या ये हमेशा सही होता है, ये हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभी कुछ कंट्रीज होती हैं उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन वो तब भी बहुत गरीब रहती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो सिर्फ कच्चा मटेरियल बेचते हैं, फिनिश्ड गुड बेचते नहीं हैं। अब जो रिसोर्सेस में जो मनी आती है, वो मनी को वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि भैया आप उससे कुछ बना के भी दूसरी कंट्रीज को बेच सकते हो। पर नहीं, दूसरी कंट्रीज उनको लूटते रहते हैं, जिससे करप्शन होता है, पुअर प्लानिंग होती है, और सारी कंट्री बर्बाद हो जाती है। यानी कि नेचर आपको चीजें दे रहा है, पर अगर आपको इस्तेमाल करने नहीं आ रहा तो उसमें नेचर का कोई फॉल्ट नहीं है। आपको कोई भी पागल बना के, बुद्धू बना के चला जाएगा। तो इसी को हमने क्या कह दिया, नेचुरल रिसोर्स कर्स, या फिर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। क्या कह दिया, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। यानी कि मेरे पास चीजें तो बहुत सारी हैं, बट अगर मुझे उसका यूज करना नहीं आ रहा तो मेरे लिए एक श्राप ही तो है वो, मेरे लिए क्या है, एक श्राप है वो। ओके, When having more becomes a problem, क्या कहा हमने उसको, the natural resource कर्स का। एग्जाम्पल के लिए कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके पास बहुत डायमंड से बहुत तेल है, लेकिन आज भी वो उतनी ही गरीब हैं, आज भी वहाँ पर उतने ही दंगे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो करप्शन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। अब इंडिया ने इसको कैसे अवॉइड किया, इंडस्ट्रीज को बिल्ड करके, रिसोर्सेज को स्मार्टली इस्तेमाल करके, जैसे कि आयरन को हम स्टील में कन्वर्ट कर देंगे और क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारी सारी पॉपुलेशन इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी। ओके, चलिए, तो अगर एक बड़ी इमेज हम अपने दिमाग में लेकर बैठें, बड़ी पिक्चर को अपने दिमाग में रखकर बैठें, तो बस सिंपल सी एक चीज़ है कि बैलेंस इज द की। हमें हमेशा याद रखना है नेचुरल रिसोर्सेज एंडलेस नहीं होते। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये लोगों को हार्म कर सकता है, नेचर को हार्म कर सकता है। तो इसका गोल क्या है, बहुत वाइजली इस्तेमाल कर लो, फेयरली इस्तेमाल करो और सस्टेनेबली इस्तेमाल करो। और सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, ये तो अब हम सीख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ ऐसे इस्तेमाल करो कि हमारी नीड्स तो पूरी हो ही जाए, साथ ही साथ जो मेरी फ्यूचर जनरेशन है वो भी बहुत आराम से उसको पूरी नीड पूरी कर ले, उसको पानी मिले, उसको अच्छी हवा मिले, उसको मिट्टी मिले। बस यही सारी तो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचो और एक्सप्लोर करो
कि आपके रीजन में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वाइजली इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर केयरलेसली इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनको बचाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो क्या देखा हमने आज, जल्दी से रिवाइज करें। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, नेचर कोई भी चीज इक्वली शेयर नहीं करता है। सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है, लोग कहाँ रहते हैं जहां पर नेचर हमें कुछ देता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, जहां पर हमें जरूरत होगी, मतलब जैसे कि मान लो मुझे माइनिंग के लिए कहीं जाना है तो वहां पर मैं अपना व्यापार स्थापित कर सकती हूँ, ट्रेड कर सकती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि पानी को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, चिंताएं भी शेयर कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते हैं। रिसोर्स के कर्ज का क्या मतलब है, प्लेंटी का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास बहुत पैसा होगा, अगर उसमें दिमाग ही नहीं है, उसमें अक्ल ही नहीं है तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं है। तो प्लेंटी इज नॉट इक्वल टू प्रॉस्पेरिटी। और सस्टेनेबल यूज का मतलब क्या होता है, आज बचा लो तो कल भी सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। ओके, चलिए अब एक टर्म निकल कर आता है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूं आपके लिए, स्टीवर्डशिप। क्या बोला मैंने, स्टीवर्डशिप, यानी कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत रिस्पॉन्सिबल होके बहुत वाइज तरीके से इस्तेमाल करूं तो वो क्या हो जाएगा, स्टीवर्डशिप हो जाएगा। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत चिंता करना, टेक केयर करना जो फुल्ली हमारे लिए नहीं बनी है। कितनी प्यारी बात है कि कोई चीज़ जिस पर हमारा कोई हक नहीं है लेकिन फिर भी हम उसकी चिंता कर रहे हैं, जैसे कि एक केयर टेकर करता है। ठीक है, तो हम अर्थ के केयर टेकर हैं। क्या हम अर्थ के ओनर हैं? हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, तो क्या हम उसके ओनर हैं? हम उसके ओनर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल और वाइज यूज करना रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आप नेचर के गिफ्ट को बहुत केयरफुली, बहुत प्यार से, बहुत दया करके और बहुत थॉटफुली इसका इस्तेमाल करना है, ताकि मेरे जो बच्चे होंगे या फिर आपके जो बच्चे होंगे, आपके पोता पोती होंगे, वो उनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। तो इन शॉर्ट हमको इस्तेमाल करना है, मिसयूज नहीं करना है। जो भी नेचर हमको देता है वो हमारे लिए एक आशीर्वाद होना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना सस्टेनेबिलिटी के दो गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला क्या होता है, रिस्टोर करो और फिर रीजनरेट करो रिन्यूएबल रिसोर्सेस को, जैसे कि फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर, इसको आप रिन्यू कर सकते हो अगर आप इसको बहुत समय दोगे और बहुत केयर करोगे। और दूसरा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत वाइजली इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल कोल हो गया, ऑयल हो गया, मिनरल्स हो, क्योंकि एक बार अगर ये चले गए तो उनको बनने में मिलियन साल लगेंगे। तो हमें क्या करना है, बहुत केयर करनी है। तो हमको स्लोली उनका इस्तेमाल करना है, एफिशिएंटली उनका इस्तेमाल करना है, जब तक हमको ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल करना है। सोलर हो गया और विंड हो गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि साइंटिस्ट चिंता में क्यों है। साइंटिस्ट चिंता में इसलिए है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम इन इंसानों ने इतना इररिस्पॉन्सिबली उसका इस्तेमाल किया है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है एयर में, वाटर में, सॉइल में। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स मर रहे हैं, प्लांट्स खराब हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, एक्सटिंक्शन पे पहुंच गए हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ गर्म होती जा रही है, वेदर बहुत एक्सट्रीमली गर्म होता जा रहा है, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत कुछ छीन लिया है, बहुत जल्दी जल्दी छीन रहे हैं, लेकिन दे बहुत कम रहे। तो अर्थ भी क्या कर रही है, अब बदला ले रही है। ठीक है, तो एक स्टोरी है आपके लिए ग्राउंड वाटर क्राइसिस की। आपको एक चीज याद रखनी है, ऐसा वाटर जो हमारे पैरों के नीचे है, मतलब जो ज़मीन के अंदर है, उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। बहुत सारे लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए, बट बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो मतलब नेचर उसको फिल भी नहीं कर पा रहा है, इतने में उसको पूरा खींच लेते हैं कि भैया हमारा पानी है, हमारा हक है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, वाटर का टेबल नीचे जाता जा रहा है, कुएं सूखते जा रहे हैं, पंपिंग वाटर का कॉस्ट इंक्रीज होता जा रहा है, और जो सिटीज़ हैं वो बहुत जल्दी ग्राउंड वाटर की वजह से क्या होगा, मतलब उनको पानी मिलेगा नहीं तो क्या होगा, सूखा पड़ सकता है या फिर दिक्कतें बहुत क्रिएट हो सकती हैं, लोग बीमार हो सकते हैं, क्योंकि पानी फिर आप गंदा पानी पियोगे, राइट। तो कैसे फिक्स करना है इसको, हमेशा याद रखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना है। आपको अपने पॉन्ड्स और टैंक्स का बहुत इस्तेमाल करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छे से नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, उसको अच्छे पानी से भरते रहना है, बहुत उसकी केयर करनी है।
आपको वेस्टफुल वाटर का यूज करने को रोकना है। वेस्टफुल वाटर का मतलब क्या हो गया, जो अपना जो पानी है बस लगे हैं, फैलाए जा रहे हैं, पोछा लगा रहे तो पानी फैलाए जा रहे हैं, कपड़े धो रहे तो पानी फैलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और अपने पानी का क्या करना है, रिसाइकिल करना है और रीयूज करना है। तो ये ट्रेडिशनल इंडियन आइडियाज हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं आज भी, अगर आप अच्छे से काम करो तो। ठीक है, अगली कहानी है पंजाब के लेसन की फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन। पंजाब एक समय पर ना इंडिया का फूड हीरो था, यानी कि भर भर के खाना था। ठीक है, इसने इंडिया की बहुत हेल्प करी थी सेल्फ सफिशिएंट बनने में फूड में, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम आया था। लेकिन धीरे धीरे इंसान एज यूजुअल लालची है, चीज़ें बिगड़ती गई, खराब होती गई। फार्मर्स ने वाटर हंग्री क्रॉप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वाटर हंग्री क्रॉप्स का मतलब ऐसे क्रॉप्स का जो पानी बहुत खींचती हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि पानी की जो नीड थी वो बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनके यहाँ सूखा पड़ने लगा। जैसे कि पैडी बहुत पानी मांगता है, वीट पानी मांगता है, इनफैक्ट राइस भी पानी मांगता है। ठीक है सॉरी। अब उन्होंने क्या किया, ग्राउंड वाटर को बहुत तेज से खींचते गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, फ्री थी। उन्होंने बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया। ओके, अब आज के समय उनकी क्या कंडीशन है, आज के समय उनकी ये कंडीशन है कि 80% ऑफ पंजाब का ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। ग्राउंड वाटर 30 मीटर गहराई पे जाकर मिलता है और केमिकल्स ने पूरे पानी को खराब कर दिया है। यानी कि आपने कुछ क्षण के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इतना पा लिया, लेकिन कभी आपने सोचा कि लॉन्ग टर्म में अब आपको कितना पेन होने वाला है, कितना दर्द होने वाला है। तो पंजाब ने कंट्री को तो फेड किया, लेकिन अब बारी आ चुकी है कि अब उसके मिट्टी को और उसके पानी को हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं सामने, आप ढंग से देखो, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है डेप्थ टू वाटर लेवल, यानी कि 0 से 2, 10 से 20, 40 से ज़्यादा, मतलब आपको कितना ज़्यादा खोदना पड़ेगा पानी निकालने के लिए, इतनी बुरी हालत है। आपको जहाँ जहाँ रेड दिख रहा है आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा बुरी इनकी हालत हो चुकी है, क्योंकि आपने इतना मिसयूज़ किया, इतना मिसयूज़ किया कि अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करके आ रहा है। ये आपको दिख रहा है, ये पैडी फील्ड्स हैं जहाँ पर कितना पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हो उतनी यहाँ पर दिक्कत बढ़ रही है। अगली कहानी है सीमेंट की। सीमेंट हमको लगता है वाह हमारा घर बन रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया घर बन रहा है, लेकिन सच कहूँ तो सीमेंट एक छुपा हुआ पल्यूटर है। यानी कि कहीं छुप के वो आपको, आपके पूरे सराउंडिंग को पल्यूट करा जा रहा है। हम सब लोग सीमेंट हाउसेस में रहते हैं, ये बात तो हम लोग जानते हैं, बट क्या आपको ये पता है सीमेंट वन ऑफ द मोस्ट पल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को पल्यूट करने वालों में से। बट सीमेंट जब बनाया जाता है तो क्या होता है, डस्ट एंटर्स द एयर और लंग्स में जाती है। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं ना, उनके लंग्स में जाती है। जो लीव्स रहती हैं गेट कवर्ड, प्लांट्स कांट मेक फूड। क्या होता है, जब आप सीमेंट बना रहे हो तो जहाँ पर सीमेंट होता है तो उसके ना कण उड़ते हैं, बहुत सारे ग्रेन्स उड़ते हैं, धूल उड़ते हैं, तो पत्तियों के ऊपर वो जम जाते हैं। अब पत्तियों के ऊपर जब जम जाते हैं तो प्लांट को क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, उसको नहीं मिलता है, तो उससे क्या होता है, प्लांट्स खाना नहीं बना पाते हैं और सॉइल और पानी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पल्यूट हो जाता है। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है उसके लिए, आपने प्रॉब्लम तो बता दी, पर सोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं। साइंटिस्ट अब इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स बना रहे हैं, जैसे कि मिट्टी का इस्तेमाल कर लो, स्टोन का इस्तेमाल कर लो, बैम्बू का इस्तेमाल कर लो, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर लो, या फिर न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल एक ऑरोविले के जो मिट्टी के घर होते हैं तमिलनाडु में, वो काफ़ी मॉडर्न भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और नेचर के साथ काइंड भी है। इसकी आप इमेज देखो, देखो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, ये कंस्ट्रक्टेड हाउस है ऑरोविले में, जो कि तमिलनाडु में होते हैं, जो मिट्टी के बनाए जाते हैं, जहां पर सीमेंट का कोई यूज नहीं किया जाता है। ओके, चलिए, सो अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, एंशिएंट इंडियन विजडम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृक्षा आयुर्वेदा। वृक्ष क्या होते हैं, पेड़, ट्रीज। तो ऐसा आयुर्वेदा जो वृक्ष से रिलेटेड है, ट्रीज से रिलेटेड है। बहुत सालों पहले इंडियंस को ऑलरेडी पता था कि उनको नेचर के साथ कैसे रहना है, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वृक्षा आयुर्वेदा, यानी कि एक ऐसा साइंस जो ट्री की लाइफ के बारे में।
तो इसने लोगों को क्या सिखाया कि आपको हमेशा राइट प्लांट चुनना है राइट सॉइल के लिए, यानी कि मिट्टी के हिसाब से आप पौधे चुनोगे। आपको नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करना है, गंदे पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको वाटर को बचाना है, अच्छे से हल जोतना है, बहुत एकदम एक्सट्रीमली पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको मिक्स क्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। तो आप मिक्स क्रॉप का इस्तेमाल करोगे तो आपकी सॉइल बहुत हेल्दी रहती है, ठीक है। तो अब हमारे हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने अर्थ का यूज तो किया था, लेकिन साथ ही में उसको हील भी किया था। यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि ठीक है, आपने हमको इतना कुछ दिया है तो हम भी आपको हील करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, अगली कहानी है सिक्किम के इंडिया के ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार की। ये है पैमा। आपको पैमा सिक्किम में है एक व्यक्ति पैमा, ठीक है। तो पैमा की एक कहानी थी। पैमा उनके जो फार्म के स्ट्रगल, वो फार्मिंग में बहुत स्ट्रगल करती थी क्योंकि एक्सपेंसिव केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो पैमा ने शिकायत सरकार से करी। पैमा ने कदम उठाया कि नहीं नहीं यार, ये जो एक्सपेंसिव केमिकल्स होते हैं इंसानों को भी दिक्कत दे रहे हैं और पेड़ पौधों को दिक्कत तो देते ही हैं। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया। ऐसी फार्मिंग जहां पर आप कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो उन्होंने क्या किया, कंपोस्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया, नीम का इस्तेमाल शुरू करना किया, गार्लिक का इस्तेमाल किया और लोकल बीजों का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि क्रॉप्स थोड़ी छोटी थी, लेकिन 5 साल के अंदर वापस से उनकी जो सॉइल थी वो जल्दी से जिंदा हो गई। उनकी सॉइल वापस से हेल्दी होकर सामने आ गई। तो इससे क्या हुआ, अब उनके जो फार्म है उसमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। इंसेक्ट्स और बर्ड्स वहां पर वापस आ चुके हैं। कितना सुंदर लगता होगा, इमेजिन करो। टूरिस्ट अब उनके ऑर्गेनिक फार्म्स को देखने आते हैं क्योंकि वो इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, तो उनको पैसे भी मिल जाते हैं टूरिज्म के। और फार्मर्स की इनकम 20% तक बढ़ गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो 2016 में, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में सिक्किम 100% ऑर्गेनिक बना था, पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला। ओके, चलिए अगली कहानी है इंडिया के सोलर रिवॉल्यूशन की, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने शुरू किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। पर इनका गोल क्या था, इनका गोल था कि सनलाइट रिच कंट्रीज जो रहती है ना, टू यूज सनलाइट रिच कंट्रीज एनर्जी पोटेंशियल, यानी कि जहां पर बहुत ज़्यादा आपको सनलाइट मिल रही है आप उसके पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सको। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने हेल्प करी सोलर पार्क्स को बनाने में और बाकी नेशंस को भी ट्रेन किया। एग्जाम्पल के लिए भाडला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में है, बहुत फेमस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये 15% ऑफ राजस्थान की बिजली की नीड को पूरा कर देता है और इसको इंडिया का लीडरशिप माना जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में। लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छा है और इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये जो आपके सामने इमेज है, ये सैटेलाइट इमेज है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क्स की इन द वर्ल्ड, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये जनरेट कर सकता है इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अबाउट 15% ऑफ द करंट नीड्स ऑफ राजस्थान। तो ये आपको जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं क्या है, उस सोलर पार्क की इमेज है जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और ये सोलर पावर कहाँ का है, ये सोलर फार्म है कहाँ का है, रायचूर कर्नाटका का। ये कहाँ का है, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं ये ऊपर से। ओके, इन इमेजेस को आप कहां पर देखोगे, अपनी बुक में एक बार देखोगे, ठीक है। चलिए तो अब हमें थोड़ा सोचना है स्टीवर्ड्स की तरह। स्टीवर्ड्स मतलब क्या बताया था कि हाँ, मैं किसी चीज को ओन तो नहीं करती पर मैं उसकी केयर बहुत करूंगी, ठीक है। तो स्टीवर्ड का मतलब होता है आप नेचर के गिफ्ट को केयरफुली इस्तेमाल करोगे, आप रिसोर्सेज को फेयरली शेयर करोगे, एक्टिंग फॉर द गुड ऑफ ऑल नॉट जस्ट आवरसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, सबके बारे में अच्छा सोचेंगे। जैसा कि भगवत गीता में लिखा है लोक संग्रह, क्या लिखा है, लोक संग्रह। इसका मतलब क्या होता है, आप कुछ ऐसे काम करो कि सबका भला हो, ठीक है। तो ये कौन सा समय है कि हमको एक मैसेज को फॉलो करना है, इस्तेमाल कम करो, केयर ज्यादा करो और उस चीज को तो एटलीस्ट बचाओ जो हमको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है, अर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर करना। रिन्यूएबल रिसोर्स होता है रिन्यू करना नेचुरली, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जिनको आप क्विकली रिन्यू नहीं कर सकते, कोल को नहीं कर सकते, ऑयल को नहीं कर सकते,
ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से चीजों को यूज करते जाना। रिस्टोरेशन का मतलब क्या आता है कि नेचर को आप रिकवर कर सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हेल्प से पानी के लिए। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग जहां पर आप केमिकल का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। और सोलर एनर्जी क्या होता है, क्लीन रिन्यूएबल पावर जो आपको सन से मिलती है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर यहां पर खत्म होता है। बट आप नोटिस करना कि जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है तो वहां पर एक नोट आपको दिखाई देता है, अ नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर पीरियड्स। तो उसको एक बार देख लेते हैं, जो जानना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसको आप बिल्कुल देखकर जाइएगा। तो अ नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर पीरियड्स, मैम ये क्यों दिया है, ये सेक्शन है किसके बारे में? तो ये नोट बात करता है कि हमको किस तरीके से जो हिस्ट्री का बहुत बुरा पार्ट है, जो बहुत डरावना पार्ट है, दर्दनाक पार्ट है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कि वॉर्स हुए, जैसे कि डिस्ट्रक्शंस हुए, जैसे कि बहुत खराब राजा आए। लेकिन हमको एक चीज हमेशा याद रखना है, गुस्से में नहीं पड़ना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, बट समझना है कि ये चीजें क्यों हुई, हमको उससे सीखना है कि अब वो चीजें क्यों नहीं होनी चाहिए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगला चैप्टर हमारा हिस्ट्री का ही होने वाला है। तो हिस्ट्री में अच्छी चीजें भी होती हैं बट बुरी चीजें भी होती हैं। हिस्ट्री हमेशा शांतिपूर्वक तो नहीं होती, शांति तो कभी नहीं होती है। कुछ जमाने ऐसे आते हैं जो बहुत डार्क होते हैं, जिसमें सिर्फ वॉर ही वॉर चल रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, बहुत गलत हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, पावर का मिसयूज किया जा रहा है। और हर कंट्री में पीसफुल एराज भी थे। लेकिन जो हिस्ट्री बुक्स होती हैं वो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पर मैम कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात क्यों करते हैं, युद्ध के बारे में बात क्यों करते हैं? क्योंकि युद्ध ही होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं जो हमारी सोसाइटी को बहुत अंदर तक खरोच मारते हैं और डीपली उनको चेंज करते हैं। आप हमेशा ध्यान देना, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कोई भी चीज़ जब बदली है तो एक युद्ध के बाद ही बदली है हिस्ट्री में। ठीक है, अब हिस्टोरियंस के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? हिस्टोरियंस जनरली पूछते हैं कि क्या हमको हिस्ट्री के डार्क पार्ट के बारे में बात करनी चाहिए, क्रूअल पार्ट के बारे में बात करनी चाहिए। तो उनके पास 3 चॉइसेस रहती हैं, या तो मैं कंप्लीटली उनको इग्नोर कर दूं कि यार नहीं ठीक है रहने देते हैं, दिमाग खराब होगा, या फिर आप लाइटली उसके बारे में बात करो लेकिन डिटेल्स को स्किप कर दो, या फिर डीपली उनको पढ़ो और समझो कि ऐसा क्यों हुआ। और आपको हमेशा याद रखना है, थर्ड चॉइस इज द बेस्ट चॉइस। क्या? स्टडी डीपली एंड अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि आप उसको पढ़ो और एनालाइज कर पाओ कि ये गलतियां वापस आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक सवाल आपके लिए है, क्या आपको पता है डिटैचमेंट एंड सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं पढ़ते वक्त और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। पहला होता है डिटैचमेंट। ठीक है, आप जब भी हिस्ट्री के बहुत गलत पार्ट को पढ़ो तो आप डिटैचमेंट रखो, यानी कि गुस्सा नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, आप काम रहो, फेयर रहो कि ठीक है उस टाइम पे ये हुआ था, हमको आज पता चल रहा है किस वजह से हुआ था, वो हम देख लेते हैं। दूसरा सेंसिटिविटी, थोड़ा काइंड रहो, रिस्पेक्टफुल रहो जब भी आप किसी और की सफरिंग के बारे में पढ़ रहे हो। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अच्छे से हिस्ट्री को समझेंगे। लोगों को जो आज क्या हो रहा है उनको ब्लेम मत करो, ये पुराने लोगों के पास्ट के एक्शंस हैं। आप आज बैठ के उसको लेके दंगे मत करने लग जाओ, रोने मत लग जाओ कि पहले ये क्यों किया था, वो क्यों किया था। हमको बहुत सेंसिटिविटी के साथ और डिटैचमेंट के साथ हिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। वर्ल्ड वॉर सेकेंड और नाजिज्म। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, बट यहाँ पर मिलियन डेथ हुई थी, मिलियन लोग खत्म हुए थे। नाजी जर्मनी ने क्रूअल आइडिया को फॉलो किया था जिसको कहते हैं नाजिज्म। ठीक है, जिसका मतलब क्या था कि जो बाकी रेसेस हैं, जो अलग रेसेस हैं, उनको हम खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, मार देंगे। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़े और बहुत ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग बढ़ी, लोगों को बिना किसी वजह से मरना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम जर्मन्स को जाके प्रेजेंट डे में जो लोग जी रहे हैं उनको ब्लेम करने लगे, क्योंकि उन्होंने वो एक्शंस नहीं किए थे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमको सीखना चाहिए, क्योंकि ये थिंकिंग जो थी वो क्यों हुई और ये थिंकिंग जिस वजह से भी हुई वो अब आगे नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी टारगेट होना चाहिए। बट मैम आपने इतना कुछ तो हमें बता दिया, पर आप हमें ये बता दो कि डार्क पास्ट को सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि डार्क पास्ट या फिर नॉर्मल पास्ट भी हमारे प्रेजेंट को शेप करता है। ठीक है, अगर हम ये समझ गए कि युद्ध क्यों हुए थे,
क्यों लोग इतने क्रूअल हो गए थे, या फिर लीडर्स ने अपने पावर का मिसयूज क्यों किया, तो हम ये समझ सकते हैं कि पीसफुल फ्यूचर कैसे बनाना है, हमें हेट्रेड नहीं फैलानी है, और हमें किस तरीके से अपने सोसाइटी में बहुत वाइजर चॉइसेस को रखना है। तो रियल मैसेज क्या है कि हम हिस्ट्री के क्रूअल पार्ट को, बहुत डरावने पार्ट को, दर्दनाक पार्ट को हटा नहीं सकते हैं, बट हम उनसे ये सीख सकते हैं कि वर्ल्ड को बेटर कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि डार्क पीरियड की बात करें तो वॉर का समय था, क्रूअल्टी थी, मिसयूज ऑफ पावर। ओके, डिटैचमेंट की बात करें, बहुत कामली पढ़ाई करनी है बिना किसी ब्लेम के। सेंसिटिविटी की बात करें, आपको एम्पैथी दिखानी है, केयर दिखाना है। लेसन की बात करें, आपको पास्ट से चीज़ें सीखनी है ताकि वो आगे रिपीट ना हो पाए। और गोल की बात करें तो आपको हिस्ट्री को हील करना है और पीस को बिल्ड करना है। तो रियल लाइफ कनेक्शन क्या है कि जस्ट लाइक वी लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स, ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी पास्ट में गलतियां नहीं करी, पर आप अपनी गलतियों से सीखते हो ना, मम्मी पापा से डांट खाते हो ना, टीचर से डांट खाते हो ना, ताकि हम अच्छे लोग बन सके। उसी प्रकार से जो इंसानियत होती है, जो ह्यूमैनिटी होती है, वो भी हमको हिस्ट्री की मिस्टेक से सीखना है ताकि ये दुनिया और खूबसूरत हो सके। ओके, चलिए, तो हमको क्या समझ में आ गया कि हम हिस्ट्री के क्रूअल पार्ट को तो कभी डिलीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे ताकि हमारी दुनिया और खूबसूरत हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है? नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में, जहां पर हम सीखेंगे कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप बदला कैसे। तो हम चलेंगे इंडिया की हिस्ट्री की जर्नी में, मस्त वहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे, जहाँ पर बॉर्डर चेंज हुई, जहाँ पर लीडर्स खड़े हुए, जहाँ पे नया नेशन खोजा गया, जहाँ पर उसको नया शेप मिला, जहाँ पर उसको नई ताकत मिली। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। और आपका पर्दा अब यहीं गिरता है। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि नेचर के बेस्ट लेसन सिर्फ किताबों में नहीं है, वो इस चीज़ में कि हम कितने दयालु होके, कितने काइंड होके अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, अपने नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। आपको अब अगले चैप्टर में मिलूंगी मैं, यंग चेंज मेकर्स। अपने आसपास की दुनिया को बदलने की कोशिश करो, अच्छे रूप में पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, और टेंशन तो कभी मत लो। डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करो, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखाई दे रही है, अंजलि ममता शर्मा। कुछ भी डाउट हो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो कि मैम ये डाउट है, तो मैं वहाँ पर भी क्लियर कर दूंगी। अपना खूब सारा ध्यान रखो, टेक केयर। और अगेन आई एम सेइंग, कभी भी टेंशन नहीं लेना है, आई एम हियर, और इजी करके लर्न करना है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।